आज हम लोग 10वीं वर्ग में जो सूत्र है उन सभी सूत्रों को मतलब वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से सूत्र आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला चैप्टर जो आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, उस चैप्टर से कुछ फार्मूले मैंने इकट्ठा किए हैं और उस फार्मूलों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, अर्थात यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फार्मूले को यहाँ पे देखा जा रहा है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। जो आप बचपन में पढ़े हुए हैं भाग के जांच करने की प्रक्रिया को, उस मतलब प्रक्रिया के तहत यूक्लिड विभाजन सूत्र का इसका नाम दिया गया। यूक्लिड नामक के गणितज्ञ ने इसको सबसे पहले प्रतिस्थापित किया था, इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के मतलब गुणनफल के बराबर होता है। यह सूत्र है कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसके ऊपर भी कुछ सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में, जहां से आप इसे आसानी से समझ करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं। तो वैसे आपको पता है कि अंकों को आपस में, दो या दो से अधिक अंकों को आपस में मिलाने पर जो जो स्थिति प्राप्त होती है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक अंक का संख्या हो गया और दो हम मिला दिए तो यह 12 एक दो अंक वाली संख्या प्राप्त हो गई। दो डिजिट का संख्या प्राप्त हुआ, दो अंक वाली संख्या हो गई कौन, 12, दो अंक वाली संख्या 12। तो संख्याएं तो अनगिनत हैं, एक से शुरू होकर के, जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मतलब संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए संख्याओं के प्रकार। संख्याओं का सबसे पहला मतलब प्रकार होता है प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। आप मतलब पहले से भी इसको जानते होंगे। सम संख्या 2 4 6 8 को सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अर्थात 2 4 6 8 दो के अंतर से संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। 10 के बाद 12 14 16 18 वगैरह वगैरह। विषम संख्या जो तीन मतलब 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 और ये डैश डैश होती है कि इसके सब पे 11 13 15 इत्यादि हो सकता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक के मिले हुए रूप को पूर्णांक बोलते हैं, जिसमें जीरो से शुरू होता है। एक संख्या रेखा के माध्यम से भी आप ये समझ सकते हैं। यह जीरो हो गया, -1 -2, फिर इधर 1 इधर 2 इधर 3, अर्थात इसके मिले हुए रूप को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। अर्थात धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के मिले हुए रूप को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्या। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। ये सब चीज तो आप पहले से भी जानते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल बना करके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपका बन सकता है यहाँ पर कि बन सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है। ठीक है, तो क्या जवाब दीजिएगा, दो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है। ठीक है, दो विषम संख्याओं के बीच का मतलब अंतर कितना होता है, तो आप उसे बता सकते हैं। मतलब सम संख्या और विषम संख्या के बीच का अंतर दो का अंतर होता है। प्रत्येक दो क्रमागत संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है। तो यहाँ से सवाल परीक्षा में बन सकते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है, तो 0 पूर्ण संख्या में आता है और 1 से जो शुरू संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो भाज्य संख्या तो वैसी संख्याएं जो दो से पूरी दो या दो से अधिक अंकों से विभाजित होती है, क्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए 4 है तो 4 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, इसलिए यह भाज्य संख्या हो गई। और एक जो है भाज्य संख्या नहीं होगी, एक स्वयं 1 से कटेगी। एक तो ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं से और 1 से कटती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया। सबसे छोटा या एक जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको सार्थक संख्या बोला जाता है। फिर आगे फिर अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर सह अभाज्य अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या,
जैसे कि 5 और 7 सहआभास संख्या है, जुड़वाभास संख्या 2 और 3 जुड़वाभास संख्या है, इसको सहआभास संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या तो वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में हो। आप पहले जानते हैं परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होती है क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। q बराबर नहीं हो किसके? जीरो के, ठीक है, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे √4 एक उदाहरण में दे रखा है, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बटा 1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए संख्या क्या होगा? हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब अपरिमेय की बात की जाती है तो √5 जो है अपरिमेय का उदाहरण है, √7 जो है अपरिमेय का उदाहरण है। वैसी संख्या अपरिमेय होती है जिसका दशमलव निरूपण नहीं निकाला जा सकता है, मतलब दशमलव की जो अशांत अनावर्ती दशमलव का जो रूप होता है उससे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं मतलब सोचना है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में एक आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए √5 क्या है, ठीक है, सवाल आ जाएगा और फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि परिमेय संख्या, फिर आपको दे देगा अपरिमेय संख्या, फिर दे देगा प्राकृत संख्या, तो आप क्या कहिएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब रूट में संख्या होती है तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में इसमें से पहचान करने के लिए आ सकता है, और वैसे भी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, तो जो भी सूत्र और परिभाषाएं होती हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव सवाल क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। सूत्र और मतलब परिभाषाओं के माध्यम से ही ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए जाते हैं। जैसे कि जो सूत्र हुआ इसमें परिभाषा जो बना हुआ कि वैसी संख्या जो सबसे स्वयं से और एक से कटती है तो क्या होती है? आभास संख्या होती है। तो इसके ऊपर बहुत ही फेमस क्वेश्चन एक आता है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है? 2। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है और आप उसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तब आगे देखते हैं वास्तविक संख्या, अर्थात वैसी संख्या जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब इसको याद किया जा सकता है कि वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। समझ रहे हैं बातों को? तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया वास्तविक संख्या नामक चैप्टर के मतलब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और वास्तविक संख्या। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है वैसी वस्तु गिनने की जिन संख्या को प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं के गणन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनने की जो स्थिति होती है उसे प्राकृतिक संख्या नाम जानते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, इसके विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पूर्णांक संख्या बात कर चुके हैं। सम संख्या मतलब जो उसका आपने उदाहरण देखा था उसी उदाहरण का यहाँ पे क्या है? परिभाषा है, ठीक है। स्क्रीन से देख के आप उतार सकते हैं और चाहिएगा तो इसका पीडीएफ भी आपको मतलब दे दिया जाएगा, आप वहां से लेके पूरा कर सकते हैं। और वैसे भी पहले से भी आप इसे पूरा किए होंगे। आज की इस क्लास का मेरा मतलब क्या है कि उद्देश्य था कि जो बच्चे परीक्षा देने जाने वाले हैं 14 फरवरी से जिनका एग्जाम है उनका यह रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैंने सभी सूत्रों को सभी भी मतलब परिभाषाओं को इकट्ठा करने की कोशिश किया है। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो में इसको पूरा समाप्त किया जाए, ठीक है। तो यहाँ से सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण से विभाजित होती है, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटी, इस सब बातों को मैंने आपसे समझा चुका। एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य और नहीं भाज्य है, मैंने आपसे पहले बात किया है कि एक विशेष संख्या है जो न भाज्य है नहीं अभाज्य है। सवाल पूछ देगा कि वह कौन सी संख्या है जो न भाज्य है ना भाज्य है, तो आपको उसमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि एक, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में हो और अपरिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में न लिखी जा सकती है क्या कहलाती है? p बटे q के रूप में न लिखी जा सकती है। हाँ, पूर्णांक को लेकिन कभी शून्य न हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। समझ गए? ये तो इसके अपने हिसाब से ऐसे पहचानने के लिए भी है कि उसको वर्गमूल निकालिए और मतलब वर्गमूल निकालिए या दशमलव निरूपण कीजिए। और दशमलव निरूपण में क्या हुआ? दशमलव निरूपण में यदि मतलब दशमलव पूरा विभाजित हो गया तो वह परिमेय संख्या है, नहीं हुआ तो वह अपरिमेय संख्या। चलिए इसके बाद आगे वाले पॉलीमिनल में हम लोग अब आते हैं। पॉलीमिनल बहुपद जो है, सबसे पहले बहुपद आपका इस रूप में होता है। बहुपद आपका a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस करते करते लास्ट तक
ए एन एक्स एन के रूप का होता है। इस रूप में जो होता है उसे बहुपद बोलते हैं, या इस रूप में जो होता है घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में, समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जब हो तो वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब बहुपद के रूप होते हैं, बहुपदों के घात के आधार पर भेद होता है। घात के आधार पर जो जिसका शून्य बहुपद, जिसका शून्य बहुपद कहते हैं, जिसमें जो बहुपद क्या हो, जीरो होता है, शून्य बहुपद कहता है। अचर बहुपद, जिसमें बहुपद अचर के रूप में होते हैं। अचर चर संख्या, अचर संख्या पढ़े हुए हैं, जैसे कि अचर दो अचर संख्या है लेकिन एक्स चर संख्या है। तो जिस बहुपद में दो शामिल हो, अचर संख्या शामिल हो, उसे क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जैसे कि दो अचर बहुपद का उदाहरण है, दो अचर बहुपद का उदाहरण है, चार अचर बहुपद का उदाहरण है, नौ अचर बहुपद का उदाहरण है। समझ गए, रैखिक बहुपद जो जिसमें एक्स का घात सिर्फ एक हो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसमें एक्स का घात दो हो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। जिसमें एक्स का घात तीन हो क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। सब पहले बात हो चुका है, समझ रहे हैं। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें एक पद हो, जैसे एक्स है सिर्फ, तो यह क्या होगी, एक पदी, 3x स्क्वायर एक पद है तो एक पदी, फिर यहाँ द्विपदी x प्लस 3, द्विपदी x क्यूब प्लस 3, द्विपदी दो पद है, समझ रहे हैं। और त्रिपदी इसमें तीन बहुपद, मतलब तीन हो, x स्क्वायर x प्लस 1, तो क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें पहचान करने के लिए सवाल बन जाता है कि दिया गया मतलब बहुपद क्या है। जैसे कि आपसे पूछ देगा सवाल, परीक्षा में पूछ देगा कि x किस प्रकार का बहुपद है, तो क्या कहिएगा, ऑप्शन ए दे देगा, एक पदी, अचर, चर, डी, नन। क्या कहिएगा, एक पदी बहुपद है यह। ठीक है, ये एक्स की जगह पे सिर्फ दो होता या चार होता तो अचर बहुपद होता, समझ गए। फिर 2x प्लस 5 का बात किया था, जिसका घात एक है, तो यह रैखिक बहुपद होगा। घात के आधार पर रैखिक बहुपद और पद के आधार पर द्विपद बहुपद, द्विपदी बहुपद। ठीक है, हालांकि इन सभी चीजों को चैप्टर शुरू करने के समय में मैंने आपको पूरे विस्तार से पढ़ाया था। लेक्चर वीडियो के माध्यम से भी मेरा सब वीडियो मौजूद है चैनल पे, और क्लास में भी मैंने बात किया था। इसमें रिवीजन कराने के तौर पे मैंने बात करने की कोशिश की है। अब देखा जाए इसके बाद आगे क्या है। तो अब आगे शून्य बहुपद का शून्य कैसे निकालिएगा, तो शून्य को तो आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप समीकरण के तौर निकालते होंगे, बहुत सारे सवाल भी सॉल्व किए होंगे, कैसे निकाला जाएगा। चलिए आगे, बहुपद के गुणांक में संबंध, यह बेहतरीन सवाल है जो आपकी परीक्षा में टच करता है। गुणांक में संबंध आपने पढ़ा होगा, माइनस बी बटा ये आप जो देख रहे हैं अचर पद और एक्स का गुणांक, अर्थात इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के लिए, अल्फा प्लस बीटा के लिए कहा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के लिए कहा जाएगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा के लिए कहा जाएगा सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इसमें अभी नहीं है, नीचे दिया होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। फार्मूला होता है गुणांकों मतलब मूलों का गुणनफल बराबर होता है गुणांकों का अनुपात, समझ रहे हैं बात। ठीक है, शून्य में से ग्रीक अल्फा और बीटा के नाम से जाना जाता है। कोई भी बहुपद दिया गया था, मान लीजिए जो यहाँ पे बहुपद दे रखा है 2x² प्लस 4x प्लस 5 सपोज, तो इसके दो आंसर निकलते हैं। एक को बोला जाता है अल्फा, दूसरे को बोला जाता है बीटा। अब इस अल्फा और बीटा को जब प्लस कीजिएगा तो माइनस बी बटा के ए के रूप में संबंध स्थापित होगा, और अल्फा और बीटा को गुना कीजिएगा तो सी बटा ए के रूप में संबंध स्थापित होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। पहले से तो आप पढ़े हैं, सिर्फ क्या रिवीजन करना है। अब अल्फा और बीटा को निकालने के लिए फार्मूला होता है बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c बटा 2a। ठीक है, जिसको श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। और इसको जो है हम लोग क्या क्या किए हैं कि इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा वीडियो में सिद्ध भी किए हैं कि कैसे इतना प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे की बात हो रही है। शून्यांकों का योगफल देखिए आ गया माइनस बी बटा ए, शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए। शून्यांक जो होते हैं द्विघात बहुपद जो इस रूप में होता है, द्विघात बहुपद ए इंटू अल्फा
ए इंटू अल्फा ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के रूप में होता है। और अल्फा बीटा गामा के रूप में इसको देखा जाता है जब त्रिघात बहुपद होता है। यहाँ पे 3 घात है, देखिए, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, ठीक है। फिर अल्फा और बीटा गामा के लिए सूत्र सूत्र मतलब सूत्र होता है बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है आपका इतना, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इतना होता है। जितने ही सूत्र बताए जा रहे हैं इन सभी सूत्रों में से आपके परीक्षा में सवाल टच कर सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हो सकता है उस समय जब आप आगे क्लास को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, ये जो है आपके पीछे से किताब कहीं है या इसके रूप में अल्फा प्लस बीटा का माना गया, अल्फा इंटू बीटा का माना गया, ये भी बात हो चुका है। अब आते हैं हम लोग किसमें, दो चर वाले समीकरण में, ठीक है। अनुपातों की तुलना कैसे की जाती है जब ए इंटू ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होता है बी वन बटा बी टू, यह इस रूप में होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन, फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू, ठीक है। पहचान रहे हैं इसको, समीकरण का सवाल है जैसे कि 2x प्लस 5y बराबर 6, 3x प्लस 7y बराबर 7, ठीक है। तो इसको जब इस रूप में करते हो आप a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 करते हो और बराबर नहीं होता है तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होता है और बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल होते हैं, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल बन करके आ जाता है। फिर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 फिर बराबर c1 बटा c2, जब ये बराबर होता है तो समानुपाती होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। फिर a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा c, मतलब इसको इस वैल्यू को 2 और 3 को यहाँ रख करके बैठा के, जैसे कि 2 बटा 3 बराबर 5 बटा 7, ये दोनों समीकरण क्या है, ये दोनों समीकरण 2 बटा 3 और 5 बटा 7 आपस में बराबर नहीं है, तो कौन सा इसमें काम करेगा, ऊपर वाला काम करेगा, ऊपर वाला शर्त इसको लागू करेगा। तो ऐसे आपको शर्त को समझते हुए और इसके ऊपर सवाल जवाब करते हुए आ जाएगा परीक्षा में, सवाल दे देगा कि दिए गए समीकरण के केवल एक हल है तो ए का मान निकालिए वगैरह वगैरह करके। तो आप इसके प्रैक्टिस भी किए होंगे बहुत सारा और आपने सीट बना लिया, बहुत कुछ कर लिया इस समय तक। अब लास्ट आपका एग्जाम होने वाला है, इस समय तक आप बहुत काम किए होंगे, आपको सही से बातें समझ में आ भी रही होंगी मेरे ख्याल से। और यदि समझ में नहीं आ रही हैं तो आप फिर से दोबारा सिर्फ सूत्र को भी आज की इस वीडियो को देख करके सूत्र को भी समझ के चले जाते हैं तो आपका लगभग क्या है कि 25-30% सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा सिर्फ फार्मूले से, ठीक है। तो अब आके ये 3 स्थितियां जो आपको दिखाई गई है वही चीजें हैं। यहाँ पे संगत होती है, कभी संगत भी पूछ लेता है, तो संगत तब होता है युग्म जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, जो मैंने उदाहरण दे रखा था उसमें संगत नहीं होगी, ठीक है। फिर बराबर होगी जब a1 बटा a2 बराबर होगा और c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में युग्म क्या होगी, असंगत होगी, ठीक है। फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 सब अगर तीनों बराबर होगा तो यह आश्रित होगी, आश्रित को भी संगत के ही पक्ष में रखा जाता है। तो इस तरीके से दो चर वाले समीकरण के भी आपके क्या हो गए, ये सभी सूत्र मतलब परिभाषा क्लियर हो गए। फिर आगे आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र और परिणाम। जो सूत्र अभी आपको इंपोर्टेंट सूत्र आपको दिखाया जा रहा है, द्विघात व्यंजक बोलते हैं इसको। जब बराबर 0 लगा दिया गया तो द्विघात सूत्र, और बराबर 0 नहीं लगा तो वह बहुपद, ठीक है। यहाँ बराबर 0 लगे तो द्विघात संकलन कहा, यहाँ पे 0 नहीं लगा तो वह द्विघात व्यंजक। समझ रहे बात, द्विघात व्यंजक कहिए या द्विघात बहुपद कहिए। यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c a स्क्वायर x स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के लिए विवेचक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। और इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पे आपको मूल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान निकाला गया, अल्फा में प्लस होता है और बीटा में माइनस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूलों का योगफल आपको अभी बता दिया गया है, मूलों का गुणनफल आपको अभी बता दिया गया है। फिर द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको तरीका यहाँ पे सूत्र निकाल दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फार्मूला भी पूछ लिया जाएगा, यानी तो अल्फा और बीटा का मान दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप द्विघात समीकरण निकाल के बताइए या द्विघात बहुपद निकाल करके बताइए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ अल्फा का मान, यहाँ बीटा का मान और यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा का मान रख करके क्या करना है कि देखना है कि यह कितना मतलब क्या आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। मूलों की प्रकृति d जो है बराबर होती है जब a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तो d बराबर होता है 0 के, d बड़ा होता है 0 से, d छोटा होता है 0 से। 3 शर्त होती है, कोई भी कोई चीज बराबर हो सकता है, यानी तो छोटा हो सकता है, यानी तो बड़ा हो सकता है। तो जब छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, बराबर होगा तो मूल वास्तविक समान होगा, और जब छोटा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। इसी तरह से यह काम यहाँ पर पूरा होता है। और
लोग बात करते हैं समानांतर श्रेणी एपी की। ठीक है, अब हम लोग एपी में आ जाते हैं। तो समानांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, एन के रूप से निरूपित किया जाता है। एन या टीएन भी कहा जाता है एपी को, nवें पद को एन या टीएन भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझ कि nवें पद का फार्मूला होता है एन प्लस ए प्लस एन इंटू वन माइनस डी। एन कहिए या टीएन कहिए, जहां एन जो है पदों की संख्या होती है। ठीक है, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद या सार्वंतर, प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन के शब्द से डी द्वारा सूचित किया जाता है। एन बराबर ए प्लस ए डी एक फार्मूला है, इसके ऊपर आपको निश्चित रूप से सवाल परीक्षा में टच करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एन को समानांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप भी कहा जाता है, एन को समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी कहा जाता है। यदि किसी एपी में एम पद है तो एम कहा जाएगा, एन पद न होकर के एम पद है तो एम कहा जाएगा, 5 पद है तो ए5 कहा जाएगा, 6 पद है तो ए6 कहा जाएगा। ठीक है ना, वो तो अपने हिसाब से चलेगा, ये तो आप पहले जानते होंगे बेसिकली चीजें यही। अब समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n बटा 2 into 2a plus n minus 1 into d, एकदम फेमस फार्मूला है। इसका मतलब हुआ कि श्रेणियों का योग, इसी की श्रेणी मान लीजिए। श्रेणी तो यह है a1 a2 a3 a4 डैश डैश an तक, ये अंतिम पद हो गया। योगफल इस सभी के जोड़ को क्या बोलेंगे, Sn बोलेंगे। ठीक है, Sn का फार्मूला हो गया, मैंने अपने क्लास में इसको सिद्ध करके भी आपको दिखाया था। यह जो समानांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, यह जो श्रेणी का योग होता है ए प्रथम पद होता है, डी समानांतर श्रेणी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता है, एंड डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने बोला था वो डी था, द्विघात बहुपद वाला। द्विघात बहुपद में डी बराबर भी आपने देखा अभी कुछ देर पहले, उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, और यहाँ कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी को। उस डी को बड़ा डी से सूचित किया जाता है, किस डी को, द्विघात बहुपद मतलब समीकरण वाले में, और यहाँ जो है इसको छोटे डी द्वारा सूचित किया जाता है, और एन जो समानांतर श्रेणी की मतलब संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे एक नया फार्मूला है, एस बराबर एन बटा 2 into a plus l। तो यहाँ पे l क्या है, तो l जो है क्या है, an है। l को an भी कहते हैं और l को tn भी कहते हैं, ये l है। अगर अंतिम पद अगर मालूम है तो वो भी आप Sn निकाल सकते हैं, यह l अंतिम पद है। ठीक है, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोटि, अब निर्देशांक ज्यामिति में आते हैं। तो कोटि का चिन्ह होता है, प्रथम पद में प्लस प्लस होते हैं, पहले आपको डायग्राम के माध्यम से बताया भी गया था, अभी आपको दिखा भी दे रहे हैं हम इस तरीके से होता है काम। देखिए, यह एक हो गया रेखा, फिर दूसरी रेखा एक्स अक्ष हो गया, या वाई डैश। अब यह जो है प्रथम पाद हुआ, तो यहाँ प्लस होता है, फिर यहाँ प्लस होता है, इसलिए इसमें प्लस प्लस होता है। ठीक है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, इसलिए इसमें माइनस प्लस होता है, द्वितीय। फिर यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ प्लस होता है, फिर वाई में क्या होता है, माइनस होता है। पहला जो एक्स को दिखाता है, एक्स 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 एक्स, वाई 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 वाई, और यहाँ पे दिखाया गया प्रथम पद में प्लस प्लस, द्वितीय पद में प्लस माइनस। ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें से भी सवाल बन जाते हैं परीक्षा में, जैसे कि इस पर सवाल बन जाएगा, एक आपको दे देगा -5 और 6 किस पाद में स्थित होते हैं, क्या कहिएगा, द्वितीय। बस ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव में, आपको टेंशन लेने की गरज नहीं है। अब त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र, त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र होता है, गुरुत्वीय केंद्र को पहले समझते हैं। या त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसके निर्देशांक हो गए x1 y1 x2 y2 x3 y3, यह गुरुत्व केंद्र हो गया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, इसका निर्देशांक हो जाएगा x और y, समझ रहे हैं। फिर y1 प्लस y2 प्लस, इसको गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र, इसको जी द्वारा सूचित कर दे रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। फिर आगे अभी जो फार्मूला कुछ दिया गया है, अभी किताब के फार्मूले हैं, इस फार्मूले को आप देख सकते हैं। दूरी सूत्र इसको बोलते हैं, आपको याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ मूल बिंदु से दूरी x2 + y2
फिर यहाँ से x1 y1 को जोड़ने वाली विभाजन सूत्र, फिर यहाँ से विभाजन सूत्र के माध्यम से मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हो p हो गया और यह q हो गया, या x1 हो गया और y1, या x2 और y2। हालांकि इन चीजों को विस्तारित करके समझाए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद है अब x1 को x2 में जोड़ दीजिए, y1 को y2 में जोड़ दीजिए, दोनों को 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 x y1 प्लस y2 बटा 2 निकल जाएगा। तो इसको मध्य बिंदु बोलेंगे। इसी प्रकार यह विभाजन सूत्र है। ऐसी लाइन खींचिए, यहाँ से कोई रेखा विभाजन करती है तो यह m अनुपात n में विभाजित करती है, और यहाँ पे x1 y1 हो गया तो उसके हिसाब से यह वाला सूत्र लग जाएगा जो विभाजन करने में, बांटने में लगता है। ठीक है, और यहाँ पे त्रिभुज का सूत्र यहाँ पे निकल गया आपका, त्रिभुज का सूत्र x1 y1। अगर कोई त्रिभुज, अभी मैंने बताया था आपको त्रिभुज का 3 बिंदु का निर्देशांक, उन 3 बिंदु के निर्देशांक के लिए अगर निर्देशांक दिया गया हो और त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में आप 1/2 इस फार्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हो गए आपके त्रिकोणमिति से संबंधित, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, किसी के बाद cot स्क्वायर माइनस 1। इस सब फार्मूले को मैंने अभी हाल ही में वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास भी किया है और समझाने का ही प्रयास किया है, और आपने उसे समझा भी है। थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए, इन सभी फार्मूलों को याद करने की थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा याद रखने की पावर रखनी पड़ती है। यह 3 जो आपको दिख रहे हैं, यह तीनों को सर्वसामिका बोला जाता है, और इन्हीं के ऊपर और सभी फार्मूले भी तैयार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 आया। ठीक है, तो अब आप अब आपसे कोई पूछे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो दिक्कत फिर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो आपसे कोई पूछे कि sec स्क्वायर बराबर, तो आप कह सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसी प्रकार इसमें से भी नए नए फार्मूले निकल सकते हैं, यह मेन फार्मूला हो गया, और यहाँ से 2-3 फार्मूले आप खुद से भी निकाल सकते हैं समीकरण के नियमानुसार, जो आपको कई बार आपको पहले से बताया जा चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे tan जो है sin और cos का अनुपात होता है, cot जो है cos और sin का अनुपात होता है, sin इंटू cos बराबर 1 होता है। अब इसी प्रकार sin बराबर आप लिख सकते हो 1/cos। ठीक है, पूरा मतलब थोड़ा सा मेन पॉइंट को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर sin 90 में थीटा बराबर होता है cos थीटा, sin 90 में थीटा बराबर cos थीटा, अनुपूरक कोण के आधार पर यह फॉर्मूला निकलता है जो पहले आपको बताया गया है। tan 90 बराबर cot थीटा, cot 90 बराबर tan थीटा, sec cosec, cosec sec मतलब एक दूसरे का उल्टा चलता है व्युत्क्रम, उसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे sin जो है लंब और कर्ण का क्या होता है, अनुपात होता है। cos जो है वह आधार और कर्ण का अनुपात होता है। फिर कोशिक जो है कर्ण और इसका आधार मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अब साइन इंटू कोशिक बराबर 1 अभी दिखाया आपको, साइन इंटू कोशिक बराबर 1 आपको फार्मूला दिखाया गया, इसको सिद्ध करके दिखाया गया है कि p बटा h और h बटा p दोनों को काटेंगे, ऐसे इसका h कट जाएगा, p से p कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार साइन इंटू कोशिक बराबर 1 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर 1 बटा कोशिक, कोशिक बराबर 1 बटा साइन, वही जो आपको बताएगा समीकरण के नियमानुसार यहाँ पे आपको सभी सूत्र प्राप्त हो जा रहे हैं। सेक बराबर कोसेक, वही जो साइन और कोसेक में हुआ है वही कोस और सेक में भी हुआ है। इस वीडियो का मकसद है आपका जो एग्जाम होने वाला है तुरंत, उसका आपको अभी सभी सूत्रों को रिवीजन करा देना। इसका मकसद यह नहीं है कि आपको पूरी तरीके से समझा देना, क्योंकि समझने वाला काम हम पहले चैप्टर वाइज कर चुके हैं और फिर नए सेशन में करेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से आप tan कोट को देख सकते हैं। फिर आगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जो अभी आप देखे हैं वहां से निकाला गया है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जो अभी हम बात कर चुके हैं इसके विषय पर, सब उसी का फार्मूला है, उसी से निकाला गया है। और आपको भी कई बार पहले से दिखाया जा चुका है। सेक यहाँ पे सेक tan का निकल गया, साइन कोस का निकल गया, फिर सेक tan का निकल गया, देख रहे हैं ना, सब अलग अलग खंडों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे ही फार्मूले आप पहले से बनाए होंगे, और एक फार्मूला यदि इसमें से याद है, कोसेक इंटू कोट याद है, तो आसानी से आप कोसेक बराबर कोट को इधर खींच के प्लस कर सकते हैं, स्क्वायर को इधर खींच के रूट में कर सकते हैं, फिर कोट को इधर करके इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने जाने वाला नहीं है। बस 3 फार्मूला जो पहले आपको बताए थे हम कि सर्वसामिका है, उन 3 फार्मूलों को याद करिएगा तो आपको लगभग मतलब 15-20 फार्मूले तैयार हो जाएंगे। अगर दिमाग से काम कीजिएगा तो, और रटने वाली काम से तो आप कर ही नहीं पाएंगे। और यह त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के लिए आपको मैंने बताया था, यह 0 है, 4 से भाग कीजिए, रूट में चढ़ाइए तो 0 हो जाएगा, फिर से कीजिए, ऐसे कीजिए, थीटा का मान आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, साइन का मान, कोस का मान, tan का मान, सेक का मान, साइन और कोस में भाग कीजिएगा, tan आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा,
2/3 काट के इतना देगी, इतना आ जाएगा, इतना बटा इतना काट के देखिएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन बटा कोस बराबर tan होता ही है, उसके वैल्यू को भी काट के भाग कीजिएगा तो tan प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर कोट भी आ गया, तो सेक और कोसेक भी निकल गया। अब इस तरीके से अब क्षेत्रमिति में आते हैं। क्षेत्रमिति में घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा होता है। ठीक है, 6 गुने भुजा होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल L गुने B गुने B गुने H गुने L होता है। इन सबको मैंने सिद्ध कर करके भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई R into R plus H होता है। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर H होता है, जहां पाई जो हमेशा 22/7 के रूप में लिखी जाती है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र होता है त्रिज्या स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। सब फार्मूले के माध्यम से, सब चीज मतलब चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है पहले के वीडियो में। आप इस समय इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ हो गया, मान लीजिए 90 का कोण हो गया, R हो गया और यह H हो गया, या L हो गया। L बराबर सूत्र हो सकता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, पहले से आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप रिवीजन थोड़ा सा कर सकते हैं। सभी सूत्रों को याद करने में आपको थोड़ा सा ताजा होगा। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई R L होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर H होता है। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है। और गोले का कुल क्षेत्रफल 2 पाई R, मतलब अर्धगोला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अर्धगोला हो गया। ठीक है, यहाँ भी एक वृत्त बना, एक वृत्त, और यहाँ एक वृत्त बना, 2 वृत्त, तो 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर मिला दीजिएगा तो कुल क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, पहले से भी बात हो चुका है। गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब, फिर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, इसी के साथ क्षेत्रमिति के अन्य सभी मतलब फार्मूले जो है, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई, फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, फिर वर्ग का परिमाप, फिर उनके सूत्र द्वारा, फिर एबीसीडी दिया गया हो, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 निकाल लीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल गुने आ जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समलंब चतुर्भुज का योग होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि, चाप की लंबाई, केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कल ही क्लास में बात हुआ है। घनाभ का क्षेत्रफल 2 × L प्लस B प्लस HL। घन घनाभ का भी बात हुआ है ऊपर भी, यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं संख्यांकी। संख्यांकी के विषय में माध्य, माध्यक और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। अगर आप सवाल पूछ दे कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, तो माध्य ऑप्शन में अगर माध्य हो तो माध्य को क्लिक कीजिए, माध्यिका हो तो माध्यिका को क्लिक कीजिए। माध्यिका को माध्यिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के सिग्मा fx बटा सिग्मा f, अर्थात n पूरी टोटल नंबरों की संख्या होती है। वर्गों माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो है इस सूत्र पे निकाला जाता है, और कल्पित विधि द्वारा जो है इस सूत्र पे निकाला जाता है। और विचलन विधि द्वारा इस सूत्र पे निकाला जाता है। हालांकि आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप माध्य निकालने के लिए सामान्य विधि को याद रखिए और उसी विधि से आप जाके परीक्षा में निकाल दीजिएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और पग विचलन वाले विधि और पग विचलन और क्रम विधि को मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर मेरा वीडियो है, उन वीडियो को अगर अब से भी देख लेते हैं जा करके, आधा घंटे का वीडियो है, तो सब चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। किसी चैप्टर में यदि आपको ज्यादा समस्या है तो उस चैप्टर का वीडियो जाके लिंक मतलब चैनल में जाके सर्च करिए, आपको वह वीडियो मिलेगा, देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से क्षेत्रमिति और संख्यांकी का तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो हम बना के रखे हुए हैं। पिछली बार प्ले लिस्ट में जाकर के संपर्क कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। फिर n संख्या हो तो माध्य निकालने के लिए सबके ऊपर सवाल भी बना करके मैंने दिखाने का प्रयास किया है। n+1/2 पद और इसके माध्यम से माध्य भी निकालने के लिए सवाल के हिसाब से प्रैक्टिस करवा के मैंने रखा है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और बहुलक बराबर, तो निश्चित रूप से आता है परीक्षा में सवाल जी। L1 + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुना H। फिर वर्ग अंतराल L जो बहुलक और निम्न सीमा होती है, H वर्ग अंतराल होता है, F1 बहुलक की बारंबारता होती है, F2 बहुलक से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता होती है। फिर उसके बाद उसका बहुलक चिन्ह होता है और मान निकल जाता है। फिर आगे जो है माध्यक निकालने के लिए जो बारंबारता होती है उसको संचयी बारंबारता में करना पड़ता है। संचयी बारंबारता के हिसाब से उसका योग n/2 के हिसाब से निकालना पड़ता है। और तब उसके बाद ये वाली फार्मूला माध्यिका बराबर L + n/2 - बड़ा f बटा छोटा f गुना IH के माध्यम से लगा दिया जाता है और आसानी से ये चीजें निकल जाती है। मतलब इस वीडियो में जितने भी फार्मूले दिखाए गए हैं, यदि आप इन फार्मूले को आज भी रुक करके यदि लिख लेते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। अब आती है प्रायिकता। तो प्रायिकता में कोई विशेष चीजें नहीं होती हैं, बस एक ही फार्मूला होता है यहाँ पर।
किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना को का गणितीय रूप प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना के घटित होने या न होने की प्रायिकता क्या कहलाती है, मतलब जो घटना की जो स्थिति होती है वो प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल 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 परिणामों की संख्या। किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता हमेशा 1 माइनस घटना घटित न होने की प्रायिकता होती है। ठीक है, घटित न होने की प्रायिकता 1 माइनस घटना की घटित न होने की प्रायिकता होती है। ठीक है, यदि कोई घटना घटित होने निश्चित हो तो घटना की प्रायिकता 1 होती है। यदि घटना घटित हो और असंभव हो तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। असंभव होगा तो 0 होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कि रात में सूर्य उगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 0 है, असंभव है। घटनाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक हो सकती हैं, एक नहीं हो सकती हैं और एक हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इन 3 आधार पे 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। चौथा पॉइंट, यदि घटना असंभव हो तब उसकी प्रायिकता 0 होती है और किसी घटना की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। जो भी घटना घटेगा उसका योग हमेशा 1 होगा। 1 में से ही उसके होने या न होने की प्रायिकता निकाली जाती है। ठीक है, इसी के साथ आज का यह मेरा वीडियो समाप्त होता है और मैं आशा रखूंगा कि आपने आज के इस वीडियो को देख करके अपने सभी सूत्रों को रिवीजन करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए इसके साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।